नमस्कार। 21 जून रविवार को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और इस बार सरकार ने सेंटर्स पर, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से, प्लेन से क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की व्यवस्था की है। प्रथम दृष्टया ये एक अच्छा कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और यह एग्ज़ाम ठीक से हो जाए। इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, एग्जामिनेशन पेपर्स लीक, नौकरियों के प्रवेश पत्र के नौकरियों में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम्स होते हैं, ये कोई भी एग्ज़ाम इस देश में ऑलमोस्ट अब छूटा नहीं जहां क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होते हैं। आज इस विषय पर मैं एक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा और मेरे विश्लेषण का 3 पैराडाइम होगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि बच्चों के गार्जियन और इस देश के नेता, हुक्मरान इसको समझें। सबसे पहले बता दें कि दुनिया भर में अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। हर देश बच्चों के भविष्य के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है और एक एग्ज़ाम की बहुत ज़बरदस्त चर्चा होती है और वो है चाइना का एग्ज़ाम। उसको चाइनीज़ भाषा में गाओ काओ कहते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। उसमें बच्चों के कॉलेज में एंट्रेंस है तो एग्ज़ाम होते हैं। 2026 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 1,29,00,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। पिछले साल ये संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, 1,33,00,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और यह एग्ज़ाम हर साल 7 से 10 जून के बीच होता है। कहा जाता है कि दुनिया में इतना बड़ा एग्ज़ाम कदाचित किसी देश में नहीं होता है। और मज़ेदार बात यह है कि इस देश में आज तक इतने बड़े एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पिलफरेज नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ। वहीं हमारे देश में अलग अलग एजेंसियों के द्वारा एग्ज़ाम्स होते हैं। सरकार ने एक संस्था बनाई, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017-18 में बनाई थी। मैं उस पर डिटेल में बात करता हूँ। तो मेरे इस पूरे विश्लेषण का 3 पैराडाइम है। पहला कि इस देश में क्वेश्चन पेपर्स लीक, एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड होने का प्रॉब्लम कितना मैसिव है, कितने बड़े स्केल का है और उसमें कितने बच्चे, कितने अभ्यर्थी, नौकरी के एस्पिरेंट्स अभी तक प्रभावित हुए हैं। नंबर 2, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जिसमें स्टेट की पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक CBI, ED वगैरह सब इन्वॉल्व है। तो जो मुकदमे होते हैं उनका हश्र क्या होता है। और तीसरा और अंतिम चीज़ ये कि ये लीकेज रुकते क्यों नहीं है। क्या ऐसा बात है, कौन सी ऐसी बात है कि इन घोटालेबाजों की हस्ती मिटती नहीं है। आपको बताते चलें कि मैंने इस संबंध में जब पूरा रिसर्च किया तो, और मैं एक एक डिटेल आपको दिखाता हूं आपके स्क्रीन। 2014 से 2026 के बीच जो अखबारों में आए, जो मीडिया में रिपोर्टें छपी, उसके आधार पर लगभग 70 से 100 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। इन सबों का डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेज रजिस्टर हुए या जो सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई लीक की, वो राजस्थान में हुई 14 मामले, गुजरात में 14 मामले, यूपी में 8, बिहार में 6। इंटरेस्टिंगली साउथ के स्टेट्स में ऐसे मामले बड़े कम हुए हैं, साउथ के स्टेट्स में। इसके लिए सरकार ने 2024 में एक कानून भी बनाया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, क्योंकि इसके पहले जो कानून थे बड़े कमज़ोर थे। उसमें बेल वगैरह मिल जाता था, जैसा कि अखबारों में और मीडिया से और फिर सरकार के लोग भी ये कहते थे कि चूँकि एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ जब हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, तो IPC की कुछ धाराओं में उन पर मुकदमे होते हैं और वो ज़्यादातर मुकदमे बेलेबल नेचर के होते हैं। इसलिए सरकार ने ये कानून लाया। लेकिन इसके बावजूद, जबकि इस कानून में 5 से 10 साल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले रुके नहीं। अभी जो हाल में नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, उसमें तो जो क्वेश्चंस पेपर सेट किए थे उसमें प्रोफेसर्स के भी नाम आए, जो क्वेश्चंस पेपर वहाँ पर लिखते हैं, सेट करते हैं, यानी भीतर वाले लोगों का
नाम आया। इसके पहले हजारीबाग में किसी स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आया और वो जो आउटसोर्स्ड एजेंसी थी जो क्वेश्चन पेपर पहुंचाती थी उसके कॉन्नाइवेंस की बात आई। आप अंदाज लगा लीजिए कि इसमें लगभग जो 14 से 26 के बीच 100 से के आसपास एग्जाम्स के पेपर्स लीक हुए इस अकेले मोदी जी के सरकार में। इसमें तकरीबन 14 मुकदमे हुए हैं या उससे ज़्यादा भी होंगे जो रिपोर्ट सामने आ रही है। आपको ये आंकड़े याद रखने चाहिए। इसमें लगभग 1,40,00,000 बच्चों के भविष्य इम्पैक्ट पड़े उस पर, यानी लगभग 1.5 करोड़ बच्चों की भविष्य दांव पर लग गई। और आपको याद है कि इस बार कदाचित इस देश में पहली ऐसी घटना हुई कि क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर के बच्चों ने जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के तले आंदोलन किया और उनकी एक सूत्री यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वैसा हुआ नहीं। इस देश में इनके जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला, बड़ा गैर जिम्मेवाराना टाइप का बयान आया कि साहब ये यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ हम इस्तीफा नहीं देते हैं। तो ये ऐसा बता रहे थे जैसा ही कोई गर्व का विषय है। आप याद कीजिए, 2-3 घटना आपको बताते हैं। रेलवे की एक दुर्घटना हुई थी, तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तत्क्षण इस्तीफा दे दिया। सो मच सो कि एक बार रेल मंत्री नीतीश कुमार थी और एक घटना कहीं हुई, उसके बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे इस्तीफे कई बार हुए हैं। लेकिन अब राजनीति में लोक लाज, शर्म और जवाबदेही ये सारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अब राजनीति का मतलब बेशर्मी, बेहयाई, अपने बेटे बच्चे बच्चियों को बेशर्मी की हद तक जाकर के सिस्टम में बैठा देने की अदा, ये सब भारतीय राजनीति की पहचान बन चुकी है। तो ये जो आंकड़े हैं, इसमें एक और मज़ेदार बात आंकड़ा ये है कि 2005 से 2026 के बीच में जो रिपोर्ट आई है वायर के अनुसार, वायर एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके अनुसार 2005 से 26 यानी लगभग 21 वर्षों में जो 148 केसेज हुए, प्रमुख केसेस की ही बात हो रही है। छोटे मोटे कहीं थाने में मुकदमे हो गए जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई, उसकी तो बात ही हम लोग नहीं कर रहे। जो 148 मुकदमे हुए उसमें मात्र एक व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ है, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा इस राष्ट्रीय फलक पर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक होने, नौकरियों में जो परीक्षाएं होती हैं नौकरियों के लिए, सिपाही भर्ती से लेकर के यूपीएससी तक, बीपीएससी से लेकर अदर स्टेट के सर्विस कमीशन तक, क्लरिकल से लेकर के सिपाही परीक्षा तक। इस राज्य में तो एक रिटायर्ड डीजीपी इतना बेशर्म कि उस पर कार्रवाई चल रही थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेशर्मी नीतीश कुमार की, जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब ये तो डीजीपी का ही नाम इसमें आ रहा है, तो कहे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। रिटायरमेंट के बाद फिर से उससे सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया। वो भी भागा फिर रहा। सोच करके देखिए, किसी राज्य का पुलिस का डीजीपी पर मुकदमा हुआ उसी राज्य में और वो भागा फिर रहा है। ऐसी खबर मिली कि सिपाही चयन के नाम पर उनकी पत्नी नोएडा में बैठ करके पैसा वसूल रही थी। आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब इस देश में बेशर्मी का। कई एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर बिहार के विभिन्न चयन परिषदों में अभी भी बने हुए हैं। एक द्विवेदी साहब करके कोई डीजी हुआ करते थे, अभी भी बने हुए हैं। मतलब इन लोगों ने सारी शर्म, हया, इस सब को हाथ धोकर नाली में बहा दिया है, गंदगी जैसे हम लोग बहाते हैं। इसीलिए इस देश में लीकेज का इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। अब आइए कि इस लीकेज को रोकने के लिए अभी जो व्यवस्था की गई है कि एयर फोर्स के प्लेन से पहुंचाया जा रहा है, तो तत्कालिक ये बड़ा अच्छा लगता है। कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में भी चल रहा है। सरकार की बड़ी वाहवाही कि देखिए सरकार ने साहब एयरफोर्स के प्लेन का इस्तेमाल किया क्वेश्चन पेपर पहुंचाने। अच्छी बात है अगर ये हो जाए तो, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं? इसको ऐसे समझिए, हर चीज के लिए एक डेजिग्नेटेड बॉडी होता है, एक डेजिग्नेटेड ऑर्गन होता है, एक डेजिग्नेटेड व्यवस्था होती है। प्रकृति ने, ईश्वर ने, आप उनको माने तब भी, नहीं माने तो भी, अगर कोई थर्ड
कोई कोई ऐसा फोर्स है जिसने हमारे सभी शरीर को बनाया। आप ईश्वर भी मान लीजिए, प्रकृति भी मान लीजिए। तो इस शरीर रूपी व्यवस्था को चलाने के लिए शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब अगर मान लीजिए कि हार्ट ठीक से नहीं काम करे, सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाए, तो उसको बाईपास सर्जरी कर दिया जाता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नेबुलाइजर या वेंटिलेटर लगा दिया जाता है। लेकिन ये सारी इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं। जैसे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन अपरिहार्य स्थिति, को ऐसी स्थिति हो जाती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाता है या फिर सेना को भी बुलाया जाता है। लेकिन यदि कोई ये कहे कि सामान्य विधि व्यवस्था के संधारण के लिए आर्मी लगाया जाए या फॉर दैट मैटर पैरामिलिट्री फोर्सेस ही लगाया जाए, इसका मतलब ये होगा कि एक तो वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और दूसरा कि अगर आपने इस तरीके से इसका प्रयोग किया तो वह सिस्टम भी कॉन्टामिनेट हो जाएगा। अब फर्ज कीजिए कि इस देश की सर्वोच्च सैन्य ताकत हमारी आर्मी, हमारी फौज है, जिस पर हमको नाज है, हमको गर्व है। इसका डेजिग्नेटेड रोल क्या है? तो डेजिग्नेटेड रोल है देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश पर कोई आक्रमण होता है उसको रिपेल करना, और सो एन एंड सो फोर्थ। तो मुख्य काम यही है। कभी आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अच्छी सरकार वो है कि ऐसी स्थिति न आए कि आर्मी का उपयोग लॉ एंड ऑर्डर या कॉम्युनल राइट्स के सप्रेशन आदि के लिए किया जाए। लेकिन सोच के देखिए कि हमने ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों बनाई थी और ये क्यों फेल कर रहा है। अब आइए थोड़ा दूसरे पैराडाइम के संबंध में हम आपको बता दें, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है और इसको क्यों बनाया गया है। देश के अलग अलग राज्य अलग अलग नौकरियों के लिए, अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन के लिए अलग अलग टेस्ट्स कंडक्ट कराते रहे हैं। और अगर मुझको ठीक से याद है तो बिहार में PMDT टेस्ट होता था, जिसमें मेडिकल डेंटल एडमिशन टेस्ट उसको बोलते थे। उसके बाद इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होता था, तो बिहार में जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे उसमें एडमिशन होता था। तो इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई भी हो रही थी कि अब कितने तरह का एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे कैसे कैसे दें। तो इसको लेकर के सरकार ने एक एजेंसी बनाई और उसका नाम हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पर्पस ये था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेंसी हो जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए, और फिर जो उसके मेरिट लिस्ट बनेंगे उसके आधार पर उनको कॉलेजेस और कोर्सेज़ को चुनने के काउंसलिंग में व्यवस्था की जाए। फौरी तौर पर और थ्योरेटिकली ये मॉडल बहुत बढ़िया था। 2017 नवंबर में इसकी स्थापना हुई और मई 2018 में वस्तुतः ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़रा खेल देखिए कि सरकारें कितनी नॉन सीरियस होती है। देश का सबसे बड़ा टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण आप करने जा रहे हैं, गठन करने जा रहे हैं, और इसको आपने एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट है 1860 का, उसके तहत एक सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर किया। इसलिए ये आम लोगों को बताते चलें कि NTA कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना है, यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। आप समझ लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको कैबिनेट से अप्रूवल मिला 10-11 तारीख को, और 15 मई 2018 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको हम दिखा देते हैं। और ये वन टाइम 25 करोड़ रुपया इसको ग्रांट मिला, और उसके बाद ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती जा रही है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसके, तो मोटी फीस ली जाती है बच्चों से, क्योंकि उसी पैसे से ये पूरा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दो। सोच करके देखिए, जिस देश में मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी कि जो लगभग 600-700 के आसपास MPs हैं, आप जोड़ लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, और पूरे देश के MLAs को भी जोड़ दीजिए, MLCs को भी जोड़ दीजिए, तो एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपया खाली इन लोग के सैलरी, बेसिक सैलरीज वगैरह में जाती है। उस देश में हमारे देश के जो नौनिहाल, हमारा देश का जो भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं, जो कल को डॉक्टर्स बनते, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते,
पायलट्स बनते, साइंटिस्ट बनते या अलग अलग सेवाओं में जाते, उसको कंडक्ट करने के लिए जो एजेंसी बनी है वह मात्र एक प्राइवेट एजेंसी है, एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा नहीं होता कि इसको पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता, जैसे यूपीएससी है या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम होते हैं एनडीए के, उस तरह की चीज़ें होती। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वैसा हो जाता तो लीकेज नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपके प्रयास में जेन्युइननेस और ग्रेविटी तो होनी चाहिए थी ना। आप बच्चों के भविष्य के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसको भी आपने धंधा बना दिया। तो धंधा है, फीस लीजिए, उसी पैसे से एजेंसी हायर कीजिए। एनटीए कैसे एग्ज़ाम कराती है? जो एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं उसकी फ़ीस से ये लोग हायर करते हैं सर्विसेज को। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर छापने वाली एजेंसी है, कोई ट्रांसपोर्ट करने वाली एजेंसी है, कोई मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी है, कोई और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, सीसीटीवी कैमरा कोई और लगाएगा, जीपीएस कोई और लगाएगा, गाड़ी का प्रबंध कहीं और से होगा। अब आप सोच करके देखिए कि मैंने जिस एग्ज़ाम की चर्चा की चाइना में, वहाँ कैसे करता है। इस देश के जो मूर्ख राजनेता हैं, एक बार जा कर के वहाँ भी तो देख लेते कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा, सोच करके देखिए कि 1.25 से 1.5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और हर साल वो एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता है और आज तक इस देश में ही कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। आज मेरी जमशेदपुर में एक पत्रकार से बात हो रही थी, उनका नाम है दीपक नाग। मैं उन दिनों जमशेदपुर में पोस्टेड था तो इन लोगों से मेरा संपर्क था, तो उनका एक रिपोर्ट देख रहा था वनांचल 24 न्यूज़ का। उन्होंने कहा कि आइजर और नाइसर करके 2 ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम्स होता है और उसमें जो पास करने वाले बच्चे होते हैं उनका जो रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उनकी भर्ती होती है। और आज तक वहाँ पर कोई क्वेश्चंस पेपर लीक नहीं हुआ आज तक। इस देश में भी वैसी चीज़ें हो रही, मुझको नहीं मालूम है। अगर मैं जिस वक्त में पढ़ता था उसमें सीएमसी भेलोर वगैरह का एग्ज़ाम होता था, आज तक हम लोगों ने कहीं नहीं सुना था। और ये घटनाएं बेसिकली 2010-12 से ज़्यादा शुरू हुई। 2000 के बाद से ये धंधा शुरू। क्यों हुआ धंधा शुरू? तो धंधा इसलिए शुरू हुआ कि हम लोगों ने शिक्षा को पहले व्यापार बनाया, प्राइवेट कॉलेजेस बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बने, कॉरपोरेट स्कूल्स आ गए, हमने सरकारी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, पढ़ने के लिए बच्चों की मोटी मोटी फीस लगने लगी। इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जो सिलेबस होते हैं वो सिलेबस स्कूलों कॉलेजेस में फॉर्मल एजुकेशंस में पढ़ाए नहीं जाते, इसलिए बच्चे मजबूर होकर के कोचिंग्स में जाते हैं। कोचिंग्स का इस देश में एक बहुत बड़ा टर्नओवर है, एक अनुमान के मुताबिक 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये सब कंजर्वेटिव फिगर है कि कोई इसका कोई डेटा रहता नहीं है। इन सारी चीज़ों को करने का मतलब ये हुआ कि इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम, इस देश के नेता, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट के नेक्सस ने और माफियाओं ने, आप देख लीजिएगा कि जो जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उसका जो वाइस चांसलर, उसका फाउंडर, उसका चांसलर, वो सब लोग कौन रहा? गलघोटिया कौन था जिसने पूरे दुनिया में हंसी उड़ाई, चाइनीज़ कुत्ता लेकर के, और कह रहा था कि हमने रिसर्च किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का चांसलर जो था उसके घर पर रेड हुआ तो आपका एमपी था, वो चला गया बीजेपी में। यहाँ भी एक क्रशर चलाने वाला आदमी का यूनिवर्सिटी बना हुआ, मेडिकल कॉलेज बना दिया है। एक आप मिथिलांचल में एक एमपी है, उसका मेडिकल कॉलेज, जिसका मेडिकल कॉलेज, बल्कि मेडिकल कॉलेज बनाइए फिर एमपी बनिए। यहाँ पटना में से एक माफिया डॉक्टर लोग हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं। तो ये जो शिक्षा का हम लोगों ने धंधाकरण कर दिया, मैंने इसको बाजार बना दिया, कोठा बना दिया। मेरे पास थोड़ा असंसदीय शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो इन नेताओं ने, माफिया ने, जो कथित शिक्षाविद हैं और जो व्यापारी है, इन सबों के नेक्सस ने इस देश की शिक्षा को बाकायदा कोठा बना दिया और इसको बेच दिया। उसी का परिणाम ये हुआ। अब आप सोच करके देखिए, ऐसे ऐसे सिस्टम, इस बार तो पिछले साल एक न्यूज आया कि साहब जो मिनिमम मार्क्स रखा गया था वहाँ तक भी लोग नहीं ला पाए, इसलिए मेडिकल कॉलेजेस में जो 0% वाले उसका भी एडमिशन लिया जाए। अब सोच करके देखिए किस तरह का डॉक्टर सब बना रहे हैं। कदाचित यही कारण है कि वो लोग पास करके आता है। आप किसी भी चले जाए एक आध अपवाद को छोड़ करके, उसकी संख्या बहुत ही कम है। कुछ लोग अच्छे हैं डॉक्टर सभी, लेकिन आप चले जाइए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में,
और वहाँ सिर्फ ओवर हियर कीजिए, जो काउंटर लगा हुआ है जिसमें मैनेजर, कस्टमर मैनेजर, इस टाइप का कुछ कुछ नाम रहता है, उस पर ओवर हियर कीजिए। वो आपस में बात करेगा कि आज का टारगेट है कि मरीज को लाना है, एक कोई संख्या हो कि आज का टारगेट था कि 4 लाख रुपया रेवेन्यू आना चाहिए, तो उतना आया नहीं। तो ये सारे धंधे हम लोगों ने बनाए। तो दूसरा पैराडाइम ये है कि इस देश की प्राथमिकता को जरा समझ लीजिए कि जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े एग्जाम्स कराने वाली एजेंसी बनी, और वो एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा दिया है। 15 मई 2018 रजिस्ट्रेशन नंबर S/ND/914/2018, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। सोसाइटीज़ अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत यह NTA का गठन हुआ है। तो धंधेबाज लोगों का इतने लीकेज हुए, किसी को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिला? इसके पहले जो 2024 में संभवतः लीक हुआ था, तो उस समय जो उसका अध्यक्ष सेक्रेटरी था, उसको तो और अच्छी पोस्टिंग हो गई। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलने का ही यह सब कारण है, वो किसी को डर ही नहीं। जा रहे हैं बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठेले जा रहे हैं। इसमें तो जो मजबूत घर के लोग हैं वो तो सस्टेन भी कर लेते हैं। वैसा सोचिए कि इस देश में जो 80% 90% लोग एक सामान्य जीवन जीने को मजबूर हैं, पूरा जीवन उसका गार्जियन अपनी पूरी पूंजी लगा के अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के थ्रू पूरा होने की ख्वाब सजाए रहते हैं, और उनका ख्वाब एक झटके में नष्ट नाबूद हो जाता है। तो वो सुनते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, एग्जाम्स कैंसिल, और बेशर्मी की तरह कहता है कि इस पर फीस नहीं लेंगे। आप क्यों? आपको तो दंड नहीं लग रहा है। ये कब? अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर दंड लगाया जाता है 1 लाख करोड़ रुपया का, और जितने बच्चे इसमें अपीयर होते उनको जो फीस था उसका 100 टाइम्स इनसे हर्जाना वसूला जाता। तो ये तो यहाँ होता नहीं, तो किसी को डर ही नहीं है। मैंने बताया ना, 148 केसेस रजिस्टर हुए और 1 का कन्विक्शन। बिहार में भी इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन बता दें कि राजस्थान, गुजरात और उसके बाद ही बिहार है। इसलिए जो जनरल परसेप्शन है, चूँकि यहाँ तो संख्या कम होने का कारण है कि कम टेस्ट ही होते हैं, कम इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। बहरहाल इस पूरे एजेंसी का जो इस पूरे विश्लेषण का जो तीसरा पैराडाइम, जिसको मैंने चर्चा की थी कि 3 पैराडाइम, तो तीसरा पैराडाइम ये है कि आप इसको ये समझिए कि अगर खुदा न खास्ते एयरफोर्स लगाने की परंपरा, उसके बाद आर्मी लगाने की परंपरा, उसके बाद और जो भी रिसोर्सेज लगाने की परंपरा शुरू हो गई, और अगर इसमें लीकेज हुआ तब क्या हो? इसका कारण यही है कि रदर इससे बचने का उपाय क्या है। वो 2-3 उपाय हम आपको बता दें। पहला उपाय तो ये हो कि जो इस तरह की एजेंसीज बने, जो इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करें, वो सेल्फ रिलायंट, मतलब वो गवर्नमेंट फंडेड हो। नंबर 2, ये जो आउटसोर्स करने वाला धंधा है, इस पर लगाम भी लगे, और अगर करना मजबूरी हो तो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न हो। स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न से मेरा मतलब है कि जब ऐसी बॉडी बने तो ऐसी बॉडी एक तो कानून से बने, पार्लियामेंट में एक्ट पास हो, और इसके अंदर ऐसे प्रोविजंस हों कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो फलां रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके लिए दंड ये हो। जब तक 2-4-10 ठो को हैंग नहीं कीजिएगा, आपका कुछ होगा नहीं। और एक और सुझाव यह है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इसके सिलेबस से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस को टैग कीजिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12 पास करने के बाद होता है, तो 12 पास होने के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें वही क्वेश्चंस पूछे जाएं जो 12th के सिलेबस के हैं, और प्रेफरेबली आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछिए। अक्सर क्वेश्चंस पेपर जो लीक होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होने के कारण लीक। आप देखिएगा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी या फिर जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर्स जो हम लोग सेट करते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, और दूसरा कि सिलेबस जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन
से बिल्कुल डिसकनेक्ट है। जैसे अगर आईआईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, मेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो 12 के बाद का एग्ज़ाम हो रहा है। तो 12 में जो पढ़ाई हुआ है स्कूल या कॉलेज में, उसी से अगर पूछा जाता तो ये धंधेबाजी तो नहीं चलती। ये जो कोचिंग का इंडस्ट्रीज़ खुला, ठीक है, मैं इस बात तक सहमत हूँ कि जब सरकारी सिस्टम फेल हुआ तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड कुछ हद तक बनाने में, और बहुत सारे जो बेरोज़गार लोग थे, लड़के थे या जो शिक्षक के रूप में इम्पैनल्ड हुए, उन लोगों ने अपनी सेवाएं दी और उसका एक मिला रोजगार। लेकिन अच्छा नहीं होता क्या कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन बहुत मजबूत होता है। ये जो इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का धंधा आप लोगों ने चालू किया है ना, ये इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को, मैंने एक समझिए कि मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोठा बना दिया है कि उस कोठे पर से लोग दलाल ही पैदा ले रहे हैं और इसमें सब सत्ता से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व हैं। बिहार में ऐसे ऐसे गवर्नर आए जिनका अपना स्कूल चलता है। बिहार में आधा दर्जन से ज़्यादा लेजिस्लेचर्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनका अपना धंधा चलता है। तो ये अपने धंधे को फलाने फुलाने की व्यवस्था करेंगे या आपके और हमारे बच्चे के भविष्य की चिंता करें? फर्ज कीजिए कि किसी ने अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोला है तो उस मेडिकल कॉलेज में वो फीस से उसकी पैसे वसूलने की चिंता में रहेंगे कि पार्लियामेंट में बैठ करके ऐसे कानून बनाने का सुझाव देंगे या उस पर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे जो लीक प्रूफ हो। कि आप कैसे सोच लेते हैं? हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इस देश की जनता ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे मूर्खों की एक जमात खड़ा की है कि मूर्खों के हाथ में हमने शासन दे दिया। जिस राज्य का मुख्यमंत्री 7वां फेल हो, नेता विरोधी दल 9वां फेल हो, नेता का बेटा मैट्रिक पास हो जिसको इंजीनियर बताया जा रहा था, 12 पास था इसको इंजीनियर निशांत करके प्रचारित करा रहा, जिस देश में मंत्री अपने बेटे को अचानक पैराशूट करके मिनिस्टर बना दे, जिस राज्य का मिनिस्टर्स अपने बेटे और बेटे के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने में लगा हुआ हो, वहाँ क्या आपको लगता है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्था नहीं बनेगी तो कोई और बनेगा? आपको लगता है कि इन गद्दारों और मूर्खों की जो फौज इस देश की जनता ने खड़ी की है 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया दे करके, ये आपके भविष्य को संवारेगा? कदापि नहीं। क्योंकि इन लोगों ने यह ठान लिया है कि हम एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करेंगे जिसमें 2 लेयर होगा। पहले लेयर पर ये लोग रहेगा जहाँ इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, शानदार एजुकेशन लेंगे, अच्छी नौकरी लेंगे। अगर उसके बाद भी इनके बच्चे गधे ही निकले तो फिर क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष बना देंगे, किसी को एमपी बना देंगे, किसी को मिनिस्टर बना देंगे, किसी को लैटरल एंट्री से आईएएस बना देंगे, कोई 0% का भी है तो डॉक्टर बना के मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल खोल देंगे। और दूसरे लेयर पर वैसे लोग रहेंगे जो 5 साल तक मुफ्त का 5 किलो अनाज लेंगे, अपने अकाउंट में 5,000 10,000 रुपया का सब्सिडी प्राप्त करेंगे और इलेक्शन के समय गधों की तरह लाइन में लग करके, भीड़ में लग करके और ईवीएम का बटन दबाएंगे और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद रैली होगी, रोड शो होगा, 500 रुपया लेंगे और खड़ा होकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर फूल बरसाएंगे। तो फूल बरसाते रहिए। आने वाले समय में यह जो आक्रोश बच्चों में है, अभी तो मात्र जंतर मंतर पर उसका वो प्रस्फुटित हुआ है, जो आउटबर्स्ट है एंगर का, ये कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुआ तो फिर इस देश में इस पॉलिटिकल एलिट वर्ग का क्या होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और मैं कोई काल भी नहीं हूँ, मैं समय भी नहीं हूँ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।